बच्चों, इसके पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपने राजनीतिक दलों के गुण इसके बारे में पढ़ा था कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की, उससे क्या फायदा देश को होता है और क्या आम जनता को होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उनके दोस्त। भाई अगर कोई भी चीज है, कोई भी पक्ष है, उसका अगर सकारात्मक पक्ष है तो उसका पक्ष नकारात्मक भी होता है। हर दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी संस्था नहीं जो हमेशा सकारात्मक कार्य करती हो या सिर्फ नकारात्मक करती हो। कुछ अच्छा करती है, कुछ बुरा करती है। ऐसे ही राजनीतिक दल हैं, इनमें इनके गुण भी हैं और इनके दोष भी हैं। तो हम लोग आज दोष पर चर्चा करेंगे, गुण पर चर्चा पहले कर ली है। तो पहला इनकी जो समस्या होती है वो होती है दलबंदी की भावना। दलबंदी की भावना। अब दलबंदी की भावना क्या है? व्यक्ति मान लीजिए दल में ए, बी, सी और डी। ठीक, बहुदलीय व्यवस्था है देश में, 4 दल हैं। इन चारों के सिद्धांत अलग होंगे, मानने वाले अलग होंगे, तो जनता भी अलग अलग रूप से जुड़ी होगी। 1000, 1000, 1000 और 1000। ठीक, सामान्य शर्तों में मान लेते हैं कि 4000 जनसंख्या थी यहाँ की और 4000 में 1000 सब हो गए। लेकिन है कहाँ ये? एक देश के भीतर, यानी ये एक देश है, देश की जनसंख्या 4000 है। ठीक, और यहाँ पर 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टियां 1000 को बांट लेती हैं, यानी ऐसे ऐसे ये हो गया। पूरी जनता एक ही देश की है लेकिन डिवाइडेशन हो गया 4 पार्ट में, 4 जगह बढ़ गए। अब अगर ये इनके साथ जुड़े होते या ये इनकी विचारधारा से प्रभावित होते, ए अगर बी से प्रभावित होता या ये और बी के सिद्धांत दोनों एक ही तरह के होते तो ये 2 पार्टियां ना बनती। बी के सिद्धांत अगर सी से मिलते होते, विचार मिलते होते तो सी ना बनती, और सी के विचार अगर डी से मिलते होते तो डी ना बनती। ये दोनों एक होते। ठीक, यानी कहने का मतलब है इन चारों के सिद्धांत अलग अलग हैं और चारों का आपसी तालमेल नहीं है बेहतर, इसी कारण ये अलग अलग है। अब अगर देश के भीतर है और तालमेल नहीं है तो क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न होगा, विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। और इस विरोध की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है राष्ट्रीय हित को नुकसान। ऐसे में लोग पार्टीवादी हो जाएंगे, पार्टीवादी होने के साथ क्षेत्रवादी हो जाएंगे और ये एक दूसरे से संघर्ष करते रहेंगे कैसे यहाँ की जनता को अपने साथ मिला ले, कैसे ये इनको मिला ले, ये इनको मिला ले, जिस कारण राष्ट्रीय एकता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। तो सबसे सीधी सी बात कहेंगे कि दलबंदी की भावना होने के कारण राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, सबसे बड़ा जो इनका दोष है वो यही है कि राष्ट्रीय एकता के लिए संकट बन सकते हैं, राष्ट्रीय एकता में बाधक बन सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है पहला तो हमने देखा कि दल बंदी के कारण आपसी तालमेल समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी स्थिति में दल जो है वो राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं तथा अपने दल को सर्वोपरि
बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने दल को ही सर्वोपरि बनाने पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करके। ये है इनका ड्रॉबैक। अगर पार्टियां हैं तो पार्टियों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि संपूर्ण जनता एक राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीयता के कारण सभी एक है, लेकिन पार्टी के दलगत सिद्धांतों के कारण आपसी वैमनस्य की स्थिति उनकी हो जाती है। अब आगे देखिए, यहां पर होता क्या है कि सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना होता है। किसमें? निर्वाचन में। अब अगर मान लीजिए कोई दल है निर्वाचन में भाग ले रहा है, वो अपने अच्छे विचारों का प्रचार करे, अपनी अच्छी नीतियां हैं उनको जनता के बीच प्रचारित प्रसारित करता है, लेकिन इसके साथ ही ये कभी कभी क्या करते हैं कि दूसरे दलों के लिए झूठा व भ्रामक प्रचार भी करते हैं, जिसके कारण पारस्परिक विद्वेष यही कहिए कि द्वेष उत्पन्न होता है। द्वेष उत्पन्न होने का मतलब आपसी सामंजस्य कम होना, ना हो पाना, एक दूसरे के प्रति जो है नकारात्मक रवैया का आना, नकारात्मक विचारधारा का मन में निर्माण होना, यही हो जाता है आपसी जो है द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिससे सामाजिक वातावरण क्या होगा? सामाजिक वातावरण दूषित होता है, जिसके कारण सोशल एनवायरनमेंट जो है वो इन्फेक्टेड होता है या दूषित हो जाता है। दूषित कैसे हो जाता है? पहले यही 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ मिल बैठकर खाते पीते हंसते बोलते थे, लेकिन जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया अलग अलग, अब क्या है, ये इनसे मिलना पसंद नहीं करते, ये इनसे यहाँ तक तो आपने देखा होगा कि चुनावी मुद्दों को लेकर अच्छे दोस्तों में मारपीट हो जाती है। अभी एक नया मुद्दा हाल ही में सामने आया, फरवरी या मार्च का मुद्दा था, उसमें जो एक कन्या थी और जो वर था, तो लड़का और लड़की दोनों, तो लड़का जो था वो जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष का था, वो उसे नहीं पसंद करता था, और कन्या जो थी वो बीजेपी को लाइक करती थी। इन दोनों में बातें होती रही और फिर राजनीतिक मुद्दों पे बात आ गई, और राजनीतिक मुद्दों पे बात आकर के दोनों में लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि उनका विवाह ही नहीं हो पाया, उनकी शादी ही नहीं हो पाई। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने से ही इनकार कर दिया, विवाह करने से ही इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक विद्वेष का ये भी एक स्वरूप ही तो था, विवाह ना हो पाना। यही होता है कि भ्रामक और ऐसे प्रचारों के कारण आपसी विद्वेष होता है, जिससे समाज का वातावरण दूषित होता है। चलिए ठीक, दल की सफलता का जो आधार होता है, इसकी का आधार वो होता है चुनाव। इनकी सफलता का आधार क्या होता है? चुनाव। अपना ये कितना भी प्रचार प्रसार कर लें, लेकिन अगर इन्हें चुनाव में सीट नहीं मिली तो इनकी सफलता बेकार है। कितनी भी जनता इनके साथ खड़ी हो जाए, जय जयकार कर ले, नारे लगाए, कुर्बानी दे दे इनके लिए, ठीक, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब तब निकलता है जब इनको मत दे और ये सत्ता में पहुंचे। राजनीतिक दलों की सफलता का जो आधार है वो है चुनाव। इससे पहले की कोई कसौटी पर इनका कोई खरापन या इनकी कोई सफलता नहीं प्रकट हो सकती। चुनाव ही होता है, और इस चुनाव को जीतने के लिए ये अनुचित साधनों का भी प्रयोग कर लेते हैं। साधनों का प्रयोग करते हैं।
प्रयोग में क्या होता है, चुनाव में देखिए पैसे बांटना, कपड़े देना, ठीक, शराब पिलाना, ठीक, बदलते हुए स्वरूप में, राजनीतिक व्यवस्था के बदलते स्वरूप में ये सब ट्रेंडिंग होता जा रहा है। ऐसे में ये क्या करेंगे, पैसा कहां से लाएंगे, करप्शन से, भ्रष्टाचार से। तो कहने का मतलब है दल की सफलता का आधार चुनाव होते हैं। उन चुनावों को जीतने के लिए ये दल और उम्मीदवार अनुचित साधनों का भी प्रयोग करते हैं और जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। आपकी आमदनी 10 रुपया और खर्चा 100 रुपए, तो कहां से आएगा, करप्शन से ही आएगा। भ्रष्टाचार करेंगे, कहीं गलत करेंगे तभी ये आएगा, ठीक। उसके बाद में दोस्त क्या होता है, अब मान लीजिए दल है, दल में 100 उम्मीदवार जीत कर आए और इसमें एक व्यक्ति है जो बड़ा वयोवृद्ध है लेकिन है वहां निकम्मा या अयोग्य, एक है वृद्ध है लेकिन वो अयोग्य है, उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। एज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मैं शिक्षा मंत्री बनूंगा। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है या जो इसका मुखिया है वो जानता है कि इस वयोवृद्ध के पीछे 40 लोग खड़े हैं, अगर मैं इसको मंत्री नहीं बनाऊंगा तो ये 40 को लेके चले जाएगा, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगा, सरकार में आ जाएगा, वो मंत्री बना देंगे। तो ये क्या करेंगे, ठीक है भैया आप अयोग्य हो, शिक्षा का सा नहीं आता, छाप नहीं आता, तब भी आप चलो आपको बनाते हैं मंत्री, क्योंकि हमें तो सत्ता में जाना है, हमें तो सरकार में रहना है, शासन में अपनी पैठ बनानी है। इसीलिए कभी कभी दलीय व्यवस्था के कारण कई अयोग्य मंत्री जो है मंत्रिमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जो बाद में देश, राष्ट्र और जनता के लिए नासूर बन जाते हैं। नासूर मतलब ऐसा फोड़ा बन जाना जो कभी ठीक ही ना होता, ठीक, ये अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इसका जो है अगला पॉइंट जो है, इनके जो दोस्त है, अगला जो है वो ये बहुमत, इनका अगला दोस्त है बहुमत प्राप्त कर लेना। बहुमत प्राप्त करने से क्या होता है कि ये सरकार बनाते हैं और जितने लोग इनके साथ हैं वो डटे हुए हैं कि मैं आपको छोड़ के बीच में नहीं जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये निरंकुश हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इनका ये है कि बहुमत प्राप्त पार्टी, बहुमत प्राप्त दल सत्ता में आने के बाद निरंकुश हो सकती है, लेकिन इस पर भी अंकुश लगाने का काम कौन करता है, विपक्ष। लेकिन जब बहुत बड़े स्तर पर बहुमत प्राप्त हो जाए, विपक्ष का अस्तित्व ही ना रह जाए, तो ऐसे में ये निरंकुश हो सकती है। इसलिए आवश्यक होता है कि जब कोई दल सत्ता में आए तो उसके साथ साथ विपक्षी दल को भी कुछ सीटें मिली रहे और वो वहां पर बैठकर बीच बीच में बताता रहे, कान घुमाता रहे कि महोदय यू आर नॉट एवरीथिंग, आप सब कुछ नहीं है, आप जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के हितों को ध्यान में रख कर लेंगे, देश की व्यवस्था के अनुसार लेंगे और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लेंगे। हवाबाजी में कोई भी निर्णय नहीं होगा, कोई कानून नहीं बनेगा, ये काम विपक्ष करता है, ठीक। ये सारे इनके दोस्त हो गए। अब इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियोस में अगले टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत जरूरी है। समय विपरीत चल रहा है और विपरीत समय में ही व्यक्ति कुछ बेहतर करता है और बेहतर करके दिखाता है। आप भी उन्हीं में से एक है, आपको भी करना पड़ेगा।